हेलो प्यारो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं सीड। सीड से आगे पढ़ चुके थे, पर आज हम लोग सीड से रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आगे पढ़ते हैं। बीजांड से बीज का विकास होता है। बीज में भ्रूणीय अक्ष एवं बीज पात्र में होते हैं। बीज पत्र के आधार पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड। इनके लक्षण देखते हैं। लक्षण: बीजपत्र द्विबीजपत्री में 2 होते हैं, एक बीजपत्री में 1। भ्रूणपोष एंडोडर्मिस द्विबीजपत्री में अनुपस्थित, एक बीजपत्री में उपस्थित। लक्षण: स्क्रूटम द्विबीजपत्री में अनुपस्थित, एक बीजपत्री में उपस्थित। प्रांकुलचोर एंड व मूलचोल द्विबीजपत्री में अनुपस्थित, एक बीजपत्री में उपस्थित। उदाहरण: द्विबीजपत्री के उदाहरण कौन से हैं? मटर, सोयाबीन, दालें। एक बीजपत्री के अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। आगे भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में एल्बिनस बीज, भ्रूणपोष उपस्थित। उदाहरण: अधिकांश एक बीज पत्री बीज। उदाहरण: गेहूं, चावल, मक्का, घास, अरंडी। नॉन एंडोस्पर्मिक में नॉन एल्बुमिनस बीज, भ्रूणपोष अनुपस्थित। भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष को निगल लेता है। इसका उदाहरण क्या है? दालें, मूंग, मटर, चना, सोयाबीन। एल्यूरोल परत बनी होती है प्रोटीन की। एल्यूरोल परत बनी होती है प्रोटीन की। यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग आज से पढ़ते हैं फ्रूट। फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? फ्रूट अंडाशय के द्वारा फल का विकास होता है। फ्रूट में अंडाशय के द्वारा फल का विकास होता है, जैसे ओवरी से फल बनना। फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की भित्ति से होता है। फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की भित्ति से होता है। फल के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट। फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक फल यानी ट्रू फ्रूट, आभासी फल फॉल्स फ्रूट, अनिषेक जनन फल पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट। 3 प्रकार के फ्रूट होते हैं। दोबारा बताएं। वास्तविक फल ट्रू फ्रूट, आभासी फल फॉल्स फ्रूट, अनिषेक जनित फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं वास्तविक फल या सत्य फल। वास्तविक फल या सत्य फल, ट्रू फल भी कहते हैं, ट्रू फ्रूट। अंडाशय निषेचन के बाद फल बनाए तो उसे सत्य फल कहते हैं। अंडाशय निषेचन के बाद फल बनाए तो उसे सत्य फल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, अंडाशय निषेचन के बाद फल में परिवर्तन। अंडाशय निषेचन के बाद फल में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक उदाहरण है मैंगो, और भी सारे उदाहरण हैं, पर ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। आइए पढ़ते हैं आभासी फल या कूट फल। आभासी फल या इसको कूट फल भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन से हो तो उसे आभासी फल कहते हैं। उदाहरण: सेब, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू। सेब पुष्पासन से निर्मित। सेब जो है वो पुष्पासन से बनता है। फॉल्स फ्रूट में जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से हो तो उसे आभासी फल कहते हैं।
उदाहरण सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू। सेब पुष्पासन यानी थैलमस से निर्मित। अब पढ़ते अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जब अंडाशय निषेचन के बिना फल में बदल जाए, जब अंडाशय निषेचन के बिना ही फल में बदल जाए तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। यह बीज रहित फल है, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। पादप हार्मोनों का छिड़काव करके ऐसे फल का उत्पन्न किए जा रहे हैं, ऐसे फल उत्पन्न किए जा रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं। जब अंडाशय निषेचन के बिना फल में बदल जाए तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। यह बीज रहित फल है। पादप हार्मोन का छिड़काव करके ऐसे फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। उदाहरण है केला। और आगे पढ़ते हैं तो ये तीनों समझ में आ गया होगा। वास्तविक फल में मैंगो, कूट या आभासी फल में सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, अनिषेक जनन में केला। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फाइब्रस मेसोकार्प रेशेदार फल वित्ती किसमें होता है? रेशेदार फल वित्ती नारियल। गुदेदार यौन रस युक्त मध्य फल भित्ति ये आम होता है। पुष्पासन से निर्मित फल सेब यानी फाइब्रस मेसोकार्प, रेशेदार फल भित्ति नारियल, गुदेदार यौन रस युक्त फल भित्ति आम, पुष्पासन से निर्मित फल सेब। आगे पढ़ते हैं। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म। बीजांडकाय न्यूक्लियस का बीज में पतली परत के रूप में उपस्थित होना परिभ्रूण पेरिस्पर्म कहलाता है। बीजांडकाय न्यूक्लियस का बीज में पतली परत के रूप में उपस्थित होना परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहलाता है। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशिष्ट बीजांडकाय न्यूक्लियस। उदाहरण क्या है? काली मिर्च, ब्लैक पेपर, चुकंदर, बीटल। बीजांडकाय न्यूक्लियस का बीज में पतली परत के रूप में उपस्थित होना परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्मिक कहलाता है। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्मिक अवशिष्ट बीजांडकाय न्यूक्लियस। उदाहरण काली मिर्च, ब्लैक पेपर, चुकंदर, बीटल। बीज प्रसुप्ति सीड डोरमेंसी। बीज प्रसुप्ति सीड डोरमेंसी। बीज में उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया धीमा पड़ जाना एवं बीज का निष्क्रिय दशा में चले जाने की अवस्था को ही बीज प्रसुप्ति कहते हैं। सीड में उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया धीरे धीरे पड़ जाना एवं बीज का निष्क्रिय दशा में चले जाना ही बीज प्रसुप्ति कहलाते हैं। उदाहरण ल्यूपिनस आर्किटक्स। ल्यूपाइन इसको हम ल्यूपिनस आर्किटक्स कहते हैं। यह 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद अंकुरण, यह 10,000 वर्ष के बाद भी अंकुरण कर सकता है। ल्यूपिनस आर्किटक्स 10 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद अंकुरण प्राप्त कहाँ से होता है? आर्किटिक टुंडा। प्राप्त कहाँ से होता है? आर्किटिक टुंडा। दूसरा क्या है? फेनिक्स
डेलिलिफेरा फेनिक्स, डेलिलिफेरा या डेट पल्म 2000 वर्ष की प्रसूति के बाद अंकुरण, 2000 वर्ष के बाद अंकुरण। इसका ये मिला कहाँ था बीज? किंग हेराल्ड मृत सागर, किंग हेराल्ड मृत सागर के पास मिले थे। यानी दो हमें मिले थे, ल्यूपाइन और फेनिक्स। ल्यूपाइन 10 वर्ष तक प्रसूति के बाद भी अंकुरण हुआ और फेनिक्स 2000 वर्ष के बाद भी प्रसूति यानी अंकुरण हुआ। इसका ल्यूपाइन प्राप्त कहाँ हुआ था? आर्किटिक टुंडा में, और फेनिक्स किंग हेराल्ड मृत सागर में। आगे पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस आसंग जनन, एपोमिक्सिस आसंग जनन बिना युग्मक निर्माण व बिना युग्मक संलयन के पादप की क्रिया, पादप की किसी कोशिका से भ्रूण या बीज का निर्माण होता है तो उसे आसंग जनन कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? बिना युग्मक निर्माण व बिना युग्मक संलयन के पादप की किसी कोशिका से भ्रूण या बीज का निर्माण होता है तो उसे आसंग जनन कहते हैं। आसंग जनन में निषेचन नहीं होता है, आसंग जनन में निषेचन नहीं होता है, इसीलिए यह अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आसंग जनन में निषेचन नहीं होता है, इसलिए यह लैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उदाहरण क्या है? एस्टेरेसी कुल के पादप घास कुल, एस्टेरेसी कुल के पादप घास कुल। यह पादप भाग बिना युग्मक संलयन भ्रूण या बीज का निर्माण, इसको कहते हैं आसंग जनन। आसंग जनन के बारे में दोबारा पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है? बिना युग्मक निर्माण व बिना युग्मक संलयन के पादप की किसी कोशिका से भ्रूण या बीज का निर्माण होता है तो उसे आसंग जनन कहते हैं। आसंग जनन में निषेचन नहीं होता है, इसलिए यह अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उदाहरण एस्टेरेसी कुल के पादप घास कुल, पादप भाग बिना युग्मक संलयन भ्रूण या बीज का निर्माण, इसको कहते हैं आसंग जनन। आइए पढ़ते हैं। पॉली इम्ब्रियो बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता पॉली इम्ब्रियोनिक, जब एक बीज में अनेक भ्रूण उपस्थित हो तो उसे बहुभ्रूणता पॉली इम्ब्रियोनिक कहते हैं। जब एक बीज में अनेक भ्रूण उपस्थित हों तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉली इम्ब्रियोनिक कहते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण नींबू संतरा के बीज, सिट्रस पादप, सिट्रस पादप में फल में अनेक भ्रूण होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2-4। स्वयंबाध्यता, स्वयंबाध्यता सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्वायत्तता द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण को रोकती है जबकि परपरागण को बढ़ावा देती है। स्वयंबाध्यता द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण को रोकती है जबकि परपरागण को बढ़ावा देती है। एक ही पुष्प का परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो जाता है, लेकिन उसी जाति के दूसरे पादप पुष्प पर अंकुरण हो जाते हैं उसे तो कुछ आनुवंशिक कारणों से। कहने का मतलब ये है
स्वबाधिता द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण को रोकती है जबकि परपरागण को बढ़ावा देती है। दूसरा पॉइंट, एक ही पुष्प का परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता है, लेकिन उसी जाति के दूसरे पादप पुष्प पर अंकुरित हो जाते हैं कुछ आनुवंशिक कारणों से। आगे पढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2, पपीता के पुष्प एक लिंगी होते हैं। पपीता के पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक पादप पर सभी नर पुष्प तो अन्य पादप पर सभी मादा पुष्प। एक पपीता के एक लिंगी पुष्प होते हैं। एक पादप पर सभी नर पुष्प तो एक पादप पर सभी मादा पुष्प। पपाया में ऑटोगैमी, स्वयुग्मन एवं सजातीय परागण जिनोगैमी नहीं होता है, लेकिन परपरागण जीनोगैमी होता है। पपाया में ऑटोगैमी नहीं होता, जिनोगैमी नहीं होता, लेकिन जीनोगैमी होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अरंडी व मक्का पुष्प एक लिंगी होते हैं, मोनो, लेकिन नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर स्थित होते हैं। अरंडी व मक्का के पुष्प एक लिंगी होते हैं, लेकिन नर व मादा पुष्प एक ही पादप में स्थित होते हैं। अरंडी व मक्का में स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी नहीं होता, लेकिन जिनोगैमी होती है। अरंडी व मक्के के पुष्प एक लिंगी होते हैं, लेकिन नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर स्थित। अरंडी व मक्का में ऑटोगैमी नहीं होता, लेकिन जिनोगैमी होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, चैप्टर इंडी होने वाला है, कुछ थोड़े से पॉइंट और हैं। यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ऊंचा पुष्प जो 6 फीट का है, सबसे ऊंचा पुष्प 6 फीट का है, इसका नाम क्या है? एमोरफोफेलस। एमोरफोफेलस पुष्प का नाम है। कीट को अंडे देने का स्थान उपलब्ध कराता है। एमोरफोफेलस कीट को अंडे देने का स्थान उपलब्ध कराता है। दूसरा पॉइंट है, कीट परागित पुष्प एवं कीटों में सहसंबंध होता है, अर्थात पुष्प कीट को अंडे देने की जगह उपलब्ध करवाता है। उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण है यूका पादप एवं शलभ कीट में सहबंध, ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। कीट परागित पुष्प एवं कीटों में सहसंबंध होता है, अर्थात पुष्प कीट को अंडे की जगह उपलब्ध करवाता है। उदाहरण यूका पादप एवं शलभ कीट में सहसंबंध। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मक्का में वायु परागण होता है। मक्के में भुट्टे यानी कॉर्न में टेसल निकले होते हैं जो परागकणों को ट्रैप करते हैं। टेसल वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से निर्मित। मक्का में वायु परागण होता है। मक्के के भुट्टे यानी कॉर्न कोब में टेसल निकले होते हैं जो परागकणों को ट्रैप करते हैं। टेसल वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से निर्मित होते हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट, बीज अंकुरण के लिए अनुकूल अवस्था। बीज अंकुरण के लिए अनुकूल अवस्था, तो इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? बीज के लिए पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान। एक बीज को अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान। आगे पढ़ते हैं। इतना सब होना चाहिए तभी बीज अंकुरण करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक अंडाशय में एक बीज अनेक बीज, एक बीज अनेक बीजांड। एक बीज में गेहूं, धान, आम। अनेक बीजांड में आर्किड, तरबूज, पपीता। अनेक बीजांड में आर्किड, तरबूज, पपीता। एक फल में हजारों में होते हैं आर्किड। 1000 बीज, आर्किड में 1000 बीज होते हैं। और दूसरा नाम है अंजीर फाइकस। अंजीर फाइकस नाम से भी अंजीर को जानते हैं। तो आर्किड में 1000 बीज, अंजीर फाइकस। और एक है इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट बचा है, पढ़ लेते हैं इसको भी। दुर्लभ परागण, रोल पॉलिनेशन, जल परागण। 30 पादप वंश, बहुत कम, एक बीजपत्री। घास, अनाज, गेहूं, चावल, परागण विधि, वायु परागण। दुर्लभ परागण यानी रोल पॉलिनेशन, जल परागण। 30 पादप वंश, बहुत कम, एक बीजपत्री। घास और अनाज, गेहूं, चावल, परागण विधि, वायु परागण। कौन से विधि द्वारा होता है? वायु परागण। तो यहाँ तक का आज का क्लास, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं। आज हम लोगों ने शुरुआत की सीड से। सीड ने हम लोग पढ़े मोनोकॉट, डाइकॉट, इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़े। और हम लोगों ने पढ़ा पेरिस्पर्म, सीड डॉर्मेंसी, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनिक, सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को 4 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। अगर ये 4 क्लास आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप लोग पढ़ लेंगे मेहनत से तो और बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्यारे बच्चों, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर और नए क्लास के साथ। तो अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।